Hello everyone, welcome to Tutorial Huli Rashmi Chaudhary. In previous video we have seen the introduction of C language and how you will learn or how you can write a program in C language. Okay, for that purpose you need to know what is character set in C language, and we have seen it in the previous video. And today we are going to see the constants, variables and keywords. What are the constants, what are the variables and what is keywords. Okay, so let's start with it. The alphabets, digits and special symbols when properly combined will form the constants, variables and keywords. ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिम्बॉल्स हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखे थे ना, इनको अगर आप प्रॉपरली कंबाइन करते हो तो उनसे ही हमें कॉन्स्टेंट्स बनने वाले हैं हमारे, उनसे ही वेरिएबल्स बनने वाले हैं, उनसे ही कीवर्ड्स जो है वो बनने वाले हैं. ठीक है, अभी कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कीवर्ड क्या है, इनको देखते हैं. कांस्टेंट इज़ एन एंटिटी दैट डजंट चेंज. कांस्टेंट ऐसी एंटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होती. ठीक है, कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग ही आपको पता होगा कि जो सेम ही रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता है. तो कांस्टेंट इज़ एन एंटिटी दैट डजंट चेंज. ठीक है, सेकेंड है आपका वेरिएबल. वेरिएबल क्या है, ये ऐसी एंटिटी है जो चेंज हो सकती है. ठीक है, वेरिएबल इज़ एन एंटिटी दैट मे चेंज. ये चेंज हो सकता है, अगर आपने इसको चेंज किया तो ये चेंज हो सकता है. ठीक है, थर्ड है आपका कीवर्ड. अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड दैट कैरीज स्पेशल सिंबल. कीवर्ड जो है ये ऐसा एक वर्ड है जिसके अंदर जिसका जो मीनिंग है वो स्पेशल मीनिंग होता है. ठीक है, और वो ऑलरेडी वहाँ पर बताया हुआ होता है. ठीक है, सो इनको थोड़ा सा डिटेल में और हम देखते हैं यहाँ पर. तो कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये आप लोगों को पहले बता दूं. दोनों जो है एक साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, सो लेट मी टेक द हाइलाइटर पेन फर्स्ट. ओके, सो अभी अगर देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है द लोकेशन हुज नेम इज़ एक्स कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है, एक्स जो है, ठीक है, जस्ट अ मिनट. Let me change it a bit. अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपको क्या करना है, x नाम का एक वेरिएबल लेना है और वो जो वेरिएबल है उसके अंदर आप लोगों को एक वैल्यू जो है वो असाइन करनी है. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि x नाम का एक वेरिएबल लेना है और उसके अंदर 3 ये जो वैल्यू है ये असाइन करनी है. ठीक है, सो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा हो जाता है, x हो जाता है. ठीक है, वेरिएबल जो है वो हो जाता है x और 3 क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट है. 3 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है. क्योंकि क्या हो रहा है, x अभी फ़िलहाल तो आप लोगों ने 3 लिखा है, x को बाद में आप 5 भी लिख सकते हो. x के अंदर आप बाद में 5 ये जो वैल्यू है ये भी ऐड कर सकते हो, या फिर 5 को निकाल के वहाँ पर 10 वैल्यू ऐड कर सकते हो. कोई भी वैल्यू आप वहाँ पर x के अंदर डाल सकते हो. तो x जो है वो चेंज हो रहा है, तो x क्या है, आपका वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन 3 है, 5 है, ये इनका जो स्पेशल मीनिंग है, इनका जो मीनिंग है 5 जो है वो 5 ही रहने वाला है. ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला. सो 5 जो है वो कांस्टेंट है, 3 जो है वो कांस्टेंट है. 10 अगर हम लेते हैं तो 10 जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, द लोकेशन हुज नेम इज़ एक्स कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट टाइम एक्स एंड इज़ नोन एज द वेरिएबल, और यू कैन से इट एज अ वेरिएबल नेम. एक्स जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो होल्ड कर सकता है, इसलिए उसे हम क्या कहने वाले हैं, वेरिएबल, या फिर वेरिएबल का नाम उसे हम कहने वाले हैं. ठीक है, जैसे जब भी आप कोई वेरिएबल वहाँ पर लिखते हो ना, प्रोग्राम लिखते हो, तो प्रोग्राम के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उस वक्त क्या होता है, आपकी जो मेमोरी होती है, अभी कंसिडर करो कि ये जो है, ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पर बनाया है ना 9 ब्लॉक्स वाला, कंसिडर करो कि ये मेमोरी है. तो ऐसी ही आपकी मेमोरी होती है. मैंने आपको बताया कि मेमोरी जो होती है वो सेल्स से बनी हुई होती है, तो हर एक सेल जो है वहाँ पर बनी हुई होती है. और अगर आप लोगों ने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो वो 2 बाइट की जो मेमोरी है वो
उतना जो पार्ट है वो रिजर्व करके रखेगा उस वेरिएबल के नाम से। जैसे कि अभी x जो वेरिएबल है, सपोज करो इसको मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, तो ये 2 बाइट का जो ब्लॉक है ये रिजर्व करके रखेगा, और इसको अगर मैंने 3 से इनिशलाइज कर दिया, मतलब इसके अंदर 3 जो वैल्यू है वो डाल दी, तो वो जो ब्लॉक रहेगा उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो वहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं x की जगह पर x के अंदर 5 ये वैल्यू अगर डाल देती हूँ, 5 ये वैल्यू अगर डाल देती हूँ, तो x की जो मेमोरी की सेल थी ना, जहाँ पर x की वैल्यू जो स्टोर थी, वहाँ से 3 निकल जाएगा और वहाँ पर 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो चेंज क्या हो रहा है, x की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे या फिर वेरिएबल का नाम कहेंगे। ठीक है। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, 3 या फिर 5 है, ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इनकी जो वैल्यू है वो सेम ही है। 3 की वैल्यू 3 ही रहने वाली, 5 की वैल्यू 5 ही रहने वाली है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट उसे कहा जाता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड एज द लिटरल्स एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द आइडेंटिफायर्स। अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो किसको क्या कहा जाता है या फिर किसका दूसरा नाम क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है लिटरल्स। ठीक है, कांस्टेंट को लिटरल करके भी जाना जाता है, और वेरिएबल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफायर्स करके भी जाना जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर आपका कांस्टेंट और कीवर्ड का जो स्पेसिफिक कंसेप्ट है ये आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सी कांस्टेंट जो है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देखने वाले, मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है सी कांस्टेंट का, वो हम देखने वाले हैं। तो पहले तो है आपके प्राइमरी कांस्टेंट्स। ठीक है, प्राइमरी कांस्टेंट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी कांस्टेंट्स। तो प्राइमरी कांस्टेंट्स क्या है और सेकेंडरी कांस्टेंट्स क्या है? सेकेंडरी कांस्टेंट्स जो है वो पहले देख लेते हैं, वो क्या रहेंगे, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, इनम्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। एरे जो है ये एक बड़ा कंसेप्ट है, पॉइंटर एक बड़ा कंसेप्ट है खुद से, एक स्ट्रक्चर जो है वो खुद का एक बड़ा कंसेप्ट है, यूनियन एक बड़ा कंसेप्ट है। तो ये हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले लेकिन जब भी आप छोटा सा भी प्रोग्राम आपको लिखना है तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, तो ये जो प्राइमरी कांस्टेंट्स है ना, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हम पहले देख लेंगे। इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है एंड कैरेक्टर कांस्टेंट है। 3 टाइप के प्राइमरी कांस्टेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इनको हम पहले डिटेल में देख लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट किसे कहा जाएगा, रियल कांस्टेंट किसे कहा जाएगा, और कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहा जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट लेने के कुछ रूल्स वहाँ पर है। इंटीजर कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, जो पहला वाला कांस्टेंट है ना टाइप इंटीजर कांस्टेंट, इसकी अगर हम बात करते हैं, या फिर रियल कांस्टेंट की बात करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, तो सबको लेने के लिए कुछ रूल्स वहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका इंटीजर कांस्टेंट था, तो इंटीजर कांस्टेंट के रूल देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंटीजर कांस्टेंट जो है उसका दूसरा भी नाम है, वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट का दूसरा भी एक नाम है, वो है फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, सो इसके रूल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इंटीजर कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट का नंबर तो भी वहाँ पर होना चाहिए। इंटीजर है, पता है ना आपको इंटीजर क्या होता है, 10th 12th तक आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर क्या होता है। ठीक है, सो एटलीस्ट 1 डिजिट वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डिजिट वहाँ पर नहीं दिया है तो आपका वो इंटीजर नहीं होने वाला। एटलीस्ट 1 डिजिट वहाँ पर होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या बताया है, इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो इंटीजर है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 5, 8, 6 ऐसा कुछ तो भी हो सकता है। ठीक है, ये पूरा एक नंबर आपका एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, 5, 8, 6 पूरा नंबर आपका कांस्टेंट हो सकता है, या फिर 1 डिजिट वाला 1 या फिर 2 जो है ये भी आपके कांस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन 2.5 अगर आप कहते हो तो ये आपका कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा, ये आपका इंटीजर कांस्टेंट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इंटीजर कांस्टेंट के अंदर डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है। ये जो डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ पर, ये इंटीजर कांस्टेंट के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए 2.5 जो है ये इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रूल यहाँ पर आपको बताया है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रहेंगे।
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब -1 जो है वो भी यहाँ पर इंटीजर हो सकता है, +586 भी यहाँ पर इंटीजर हो सकता है, बस डेसिमल पॉइंट वाला जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल यहाँ पर बताया है, इफ़ नो साइन प्रिसीडेड एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ एज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर जो इंटीजर कांस्टेंट आप लोगों को वहाँ पर दिया हुआ है उसको कोई भी साइन नहीं दी है, उसके पहले कोई भी साइन नहीं दी है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, प्लस या माइनस साइन वहाँ पर नहीं दी है, तो उसको आप कंसीडर करोगे कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 586, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसको आगे मैंने कुछ लाइन लिखी है क्या, या फिर इसके आगे कुछ सिंबल मैंने दिया है क्या, प्लस या फिर माइनस का, नहीं दिया है, तो इसको मैं क्या कंसिडर करूँगी कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो यहाँ पर रूल दिया हुआ है वो है नो कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। अगर आप एक ही इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हो तो वहाँ पर उस कांस्टेंट के अंदर ब्लैंक स्पेस या फिर कॉमास अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक कांस्टेंट लिखना है, सपोज करो 586 लिखना है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसके अंदर आपको कॉमा देना अलाउड नहीं है। मतलब मैंने अगर ऐसा लिखा 5,86, या फिर बहुत बार हमें हम जब मैथ्स लिखते थे तो हमें आदत थी कि 10,533 ऐसे कुछ नंबर है, तो हम क्या करते थे जब भी हम मैथ्स लिखते थे तो वहाँ पर 10,000 के बाद यहाँ पर हम कॉमा दे देते थे। तो ऐसा यहाँ पर रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं करना है, यहाँ पर कॉमा देना अलाउड नहीं है। ये भी आपका एक जो इंटीजर कांस्टेंट है ना, ये भी आपका एक इंटीजर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन कब, जब यहाँ पर कॉमा दिया हुआ नहीं है तब। मतलब कॉमा देना या फिर उन डिजिट्स के बीच में स्पेस देना, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। जैसे ही आप डिजिट्स के बीच में स्पेस दे देते हो तो वो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स कहे जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा 10 लिखा और मुझे लिखना है 104, ठीक है, तो 104 ऐसे लिखने के जगह मैंने ऐसा लिखा 10 और बाद में स्पेस दे दी और फिर से 4 लिखा, तो ये 104 कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको दो कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, 10 और 4। ठीक है, लेकिन ये 4 जो है यहाँ पर इसको आपने किसी वैल्यू को असाइन किया होगा तो ही वो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, सो 10 ये जो है इतना ही यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो नो कॉमास एंड नो स्पेसेस आर अलाउड विद इन दी इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कॉमा या ब्लैंक स्पेसेस जो है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट दिया है अलाउबल रेंज क्या रह सकती है इंटीजर कांस्टेंट की, तो वो यहाँ पर बताई है। अगर हम टर्बोसी की बात करते हैं ना, टर्बोसी या फिर जीसीसी वगैरह जो थे ना पुराने वाले, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो रेंज थी वो थी 32,768 टू 32,767, मतलब निगेटिव 32,768 टू पॉजिटिव 32,767 तक कि कोई भी नंबर आप वहाँ पर कांस्टेंट करके यूज़ कर सकते थे। ये कब था, टर्बो सी या फिर टर्बो C++ की रेंज ही है ये। ठीक है, ये कंपाइलर अगर आप आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर की रेंज क्या है, ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो या फिर GCC वगैरह ऐसे अगर कंपाइलर यूज़ करते हो तो उनकी रेंज क्या है, तो उनकी रेंज देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी वाली रेंज यहाँ पर दी है, जैसे कि -2147483648 +2147483647। ठीक है, इनको लैक वगैरह में मैं नहीं पढ़ने वाली अभी, आप लोग देख लो, लेकिन रेंज जो है वो बहुत बड़ी यहाँ पर है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी टर्बो सी एंड टर्बो C++ कंपाइलर, इनकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये क्या है, अभी नए बनाए हुए कंपाइलर है। टर्बो सी जो है वो बहुत पुराना कंपाइलर है। ठीक है, सो अलाउबल रेंज क्या है, जो अभी फिलहाल विजुअल स्टूडियो वगैरह जो यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये रेंज है, जो टर्बो सी या फिर टर्बो C++ यूज़ करते हैं उनके लिए ये रेंज है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे के रखे हैं इंटीजर कांस्टेंट किसको आप कह सकते हो, तो एक तो 426 जो है ये भी आपका इंटीजर कांस्टेंट है, भले ही उसके आगे कोई साइन दी हुई नहीं है, या फिर पॉजिटिव 782 ये भी कांस्टेंट है, या फिर -8000 ये भी आपका इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट क्या है, उसको कैसे डिफाइन, किस चीज़ को आप इंटीजर कांस्टेंट कहोगे, उसके लिए रूल्स क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो है रियल कांस्टेंट। अभी रियल कांस्टेंट क्या है,
ठीक है, रियल कांस्टेंट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड एज दी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या था, फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, जब भी आप वाइवा या फिर इंटरव्यू में जाते हो तो हो सकता है कि ये जो रियल कांस्टेंट है या फिर इंटीजर कांस्टेंट है, ये नाम जो रेगुलर वाले नाम है ये, तो ये नाम यूज़ किए बिना जो एग्जामिनर है या फिर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको इन दूसरे वाले नामों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सके। ठीक है, सो नाम जो है वो ध्यान में रखना। रियल कांस्टेंट को कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट को कहा जाता है फिक्स पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, रियल कांस्टेंट्स कुड बी रिटन इन टू फॉर्म्स लाइक फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको दो फॉर्म्स में लिखा जाता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके रूल्स जो है वो बता दिए हैं। तो पहला रूल क्या है, अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। सेम जो इंटीजर कांस्टेंट का था कि उसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट तो भी होना चाहिए। दूसरा रूल यहाँ पर बताया है, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। अभी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं था, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो अलाउ है, इसके अंदर होना ही चाहिए। एक्चुअली कंपल्शन है कि डेसिमल पॉइंट जो है इसके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपको क्या बताया है, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिफॉल्ट साइज इज कंसिडर एज द पॉजिटिव। अगर कोई साइन वहाँ पर नहीं दी है नंबर के पहले तो उसको आप पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। एंड नो कॉमाज एंड ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट के अंदर कॉमाज या फिर ब्लैंक स्पेसेस जो है वो अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, पॉजिटिव 325.34 जो है ये आपका रियल कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर बिना साइन वाला जो नंबर है 426.0, तो ये भी आपका रियल कांस्टेंट हो जाता है। -32.76 जो है ये भी आपका इंटीजर रियल कांस्टेंट हो जाता है, रियल कांस्टेंट हो जाता है। देन -48.5792 ये भी आपका रियल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन अभी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो ये भी आपको बता दूं, रियल कांस्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ई वाला पार्ट जो होता है, मतलब पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट्स के बाद ई लिख देते हैं और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूजुअली used if the value of the constant is either too small or either too large। जब भी आपके कांस्टेंट की जो वैल्यू है बहुत छोटी है या फिर बहुत बड़ी है तो उस वक्त आप वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हो। हाउएवर इट डजंट restrict us in any form in any way from using exponential form for other रियल कांस्टेंट्स। मतलब दूसरे जो रियल कांस्टेंट है वहाँ पर आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करना है नहीं करना है, इसके लिए वो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि यूज़ करना ही चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स। यहाँ पर 2 फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है ई जो वर्ड है, ई के पहले आने वाला, द पार्ट अपेयरिंग बिफोर ई, उसको कहा जाता है मैंटिसा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सो ई वर्ड है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखो हाईलाइट में जहाँ पर कर रही हूँ, ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ई के पहला वाला जो पार्ट है इसको कहा जाएगा मैंटिसा, मतलब 4.1 जो है इसको कहा जाएगा मैंटिसा। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग को भी हाईलाइट कर दिया है, मैंटिसा इसको कहा जाएगा। वेयर एज द पार्ट फॉलोइंग ई इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट। ई के बाद वाला जो पार्ट है उसको एक्सपोनेंट कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर तो 8 जो है वो एक्सपोनेंट पार्ट में आ जाता है और 4.1 जो है वो मैंटिसा पार्ट में आ जाता है। ठीक है, सो दस 0.000342 कैन बी रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 3.42 e -4। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप लोगों को ऐसे लिखना है, ऐसा कुछ आपका रियल कांस्टेंट है जो कि 0.000342 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3.42 e⁻⁻4 e-4 ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो तब आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसको कैसे आप पढ़ने वाले हो, 3.42 इंटू 10⁻⁻4 मैथ्स के अंदर आप लोगों ने देखा है। ठीक है, सो इसके लिए आप एक्सपोनेंशियल जब भी आप लिखते हो, बहुत स्मॉल नंबर है या फिर बहुत लार्ज नंबर है, तो उस वक्त आप एक्सपोनेंशियल लिखने वाले हो और एक्सपोनेंशियल कैसे आप डिपिक्ट करने वाले हो उसके बीच में ई लिखोगे। ठीक है, सो दी
रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अभी है ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अभी फ्रैक्शनल फॉर्म का अगर हम देखते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर क्या क्या रूल्स है तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। द पार्ट should be separated by a letter mantissa part and the exponential e और कैपिटल ई। एक तो आप वहाँ पर स्मॉल ई या फिर कैपिटल ई जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसको आप वहाँ पर सेपरेट कर सकते हो मैंटिसा को और एक्सपोनेंशियल पार्ट को, ठीक है। द मैंटिसा पार्ट मे हैव अ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। मैंटिसा पार्ट को पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल जो है वो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया है और वो +3 है, मतलब ये जो नंबर है ये +3 है, और जो पूरा जो रियल इंटीजर है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। सो उसके पहले भी पॉजिटिव निगेटिव साइन हो सकती है। तो मैंटिसा पार्ट में हैव पॉजिटिव या निगेटिव साइन, मतलब जो ई पार्ट के पहले वाला जो पार्ट है उसको भी पॉजिटिव निगेटिव साइन हो सकती है। डिफॉल्ट साइन ऑफ पॉजिटिव इज कंसिडर डिफॉल्ट साइन ऑफ मैंटिसा इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। अगर आप लोगों ने कोई साइन नहीं दी है तो मैंटिसा की जो साइन है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, एक्सपोनेंट must have at least one digit which must be positive or negative integer. Default sign is positive. एक्सपोनेंट जो होता है मतलब ई के बाद वाला नंबर, ठीक है, ई के बाद वाला नंबर वो एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, और अगर वहाँ पर उसकी साइन नहीं दी है तो उसको पॉजिटिव आप डिफ़ॉल्ट कंसिडर करने वाले हो, ठीक है। द रेंज ऑफ रियल कॉन्स्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अभी इसकी रेंज देखो, -3.4 E38 टू +3.4 E38, ठीक है, -3.4 E38 टू +3.4 E38 इसकी जो है रेंज है। और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं रियल कांस्टेंट के, तो यहाँ पर दिए हैं +3.2 E-5 या फिर 4.1 E8, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रियल कांस्टेंट के। तो यहाँ पर हम लोगों ने रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके पार्ट, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल पार्ट वो हम लोगों ने देख लिया, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। और अभी नेक्स्ट जो टाइप है उसके तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कांस्टेंट्स का, प्राइमरी कांस्टेंट का, वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट। ये क्या है, ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट होने वाला है। अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर सिंगल डिजिट हो सकता है या फिर एक सिंगल स्पेशल सिंबल हो सकता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप लोगों ने सिंगल डिजिट या फिर सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल दिया हुआ है उसको आप कैरेक्टर कांस्टेंट कह सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए दे दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेशल सिंबल करके %d दे दिया तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पर डिजिट भी दे दिया, जैसे कि मैंने सपोज करो यहाँ पर 9 दे दिया तो ये क्या हो जाता है, डिजिट हो जाता है, तो ये भी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर इन्वर्टेड, बोथ द इन्वर्टेड कॉमाज शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। दोनों जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर वो लेफ्ट को ही पॉइंट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है ये है, या फिर I5 या फिर इक्वल्स टू, ये जो है ये आपके सारे क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लो, ये जो है ये वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना आपके, वो दोनों के दोनों जो इन्वर्टेड कॉमा है ये लेफ्ट साइड में पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा आ जाता है कि एक लेफ्ट में पॉइंट, राइट में पॉइंट कर रहा है, एक लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है और उसके अंदर आप कांस्टेंट लिख देते हो तो ये आपका जो है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट या नहीं कंसीडर किया जाएगा। कब वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, जब आपके दोनों के दोनों इन्वर्टेड कॉमास जो है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वो लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहे हैं, तभी आप कह सकते हो कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये यहाँ पर रूल्स हो जाते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के। और नेक्स्ट जो है हमें वेरिएबल क्या होता है ये देखना है।
तो वेरिएबल क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है ये भी हम देख लेंगे। तो वेरिएबल तो आप लोगों को बता दिया, ऐसी एंटिटी की जो बदल सकती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड ओनली सम टाइप ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, एक टाइप का अगर वेरिएबल हम देखते हैं तो वो उसी टाइप का जो वैल्यू है वो कंसिडर कर सकता है, उसी टाइप का वैल्यू जो है वो होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर 3 टाइप जो है वो वेरिएबल के बन जाते हैं। एक होता है आपका इंटीजर वेरिएबल, दूसरा होता है आपका रियल वेरिएबल, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल्स जो है वो इंटीजर टाइप की ही कांस्टेंट वैल्यू जो है उनको होल्ड करके रखेगा। अभी इंटीजर कांस्टेंट आप लोगों को पता है इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो उनको होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल्स आपको लगने वाले हैं वो इंटीजर वेरिएबल्स लगेंगे, मतलब वो इंटीजर टाइप के बने हुए होने चाहिए। अगर रियल कांस्टेंट आपको लोगों को अभी पता है जो फ्रैक्शनल पॉइंट वाले होते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए आप लोगों को ऐसा वेरिएबल लगेगा कि जो रियल टाइप का ही बना हुआ है। ठीक है, तो वो रियल वेरिएबल ही लगेगा आपको। देन कैरेक्टर टाइप का अगर कांस्टेंट आप लोगों को होल्ड करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो जो वेरिएबल आपको लगने वाला है वो कैरेक्टर वेरिएबल ही लगने वाला है। ठीक है, द मैक्सिमम अलाउबल लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इज 31 कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम जो है वो आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो ए दे सकती हूँ। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू होल्ड करनी है तो मैं क्या करूँगी, सपोज करो 4, ये जो इंटीजर वैल्यू है ये मुझे ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो सबसे पहले ए नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होना चाहिए, उसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंट a इक्वल्स टू 4 और आगे सेमी कोलन, ऐसा जब मैं लिखती हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर, तब जाके मेमोरी के अंदर a नाम के ब्लॉक a नाम का एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो उसके लिए 2 बाइट्स की जो वैल्यू है, 2 बाइट्स की जो मेमोरी स्पेस है वो रिजर्व हो जाएगी, और उसके अंदर 4 जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखो, अगर इंटीजर है तो उसके लिए इंटीजर अगर है तो उसके लिए 2 बाइट्स की जो वैल्यू जगह है वो लगती है। फ्लोट अगर है तो फ्लोट के लिए आप लोगों को 4 बाइट्स की जगह लगती है। और कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को 1 बाइट की जगह लगने वाली है। ठीक है, सो इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर मैंने बना लिया तो उसके लिए मुझे 2 बाइट की जगह लगने वाली है। फ्लोट टाइप का बना लिया तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर मैं रियल कांस्टेंट जो है वो स्टोर कर सकती हूँ, और उसके लिए मुझे 4 बाइट्स की जगह लगने वाली है। कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट अगर मैंने वेरिएबल अगर बना लिया तो उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जगह लगने वाली है, और उसके अंदर मैं कैरेक्टर मतलब सिंगल डिजिट सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल डिजिट सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर सिंगल सिंबल ऐसा मैं स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, और वेरिएबल की नाम जो है, अभी यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल का नाम यूज़ किया है, मैं वहाँ पर मेरा खुद का जो नाम है रश्मि करके, वो भी वहाँ पर एज एन वेरिएबल नेम वहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। ऐसा 31 कैरेक्टर्स लेंथ का वेरिएबल का नाम आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो मीनिंगफुल है और शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट है और मीनिंगफुल है, ऐसा आपका वेरिएबल का नाम होना चाहिए। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जितना लंबा वेरिएबल का नाम लिखोगे तो प्रोग्राम में जितने बार आप लोगों को वो उस वेरिएबल को यूज़ करना है, उतने बार आप लोगों को उतना लंबा वाला नाम लिखना पड़ेगा। तो आपके एफर्ट्स वहाँ पर वेस्ट होंगे, उतनी बार आप लोगों को उसका जो स्पेलिंग है वो लिखना पड़ेगा, टाइपिंग आपको उतनी करनी पड़ेगी, टाइम आपका जो है वो वेस्ट होने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट बट मीनिंगफुल जो वर्ड्स है वो एज एन वेरिएबल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल के नाम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि वेरिएबल नेम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स। एक 31 लेंथ तक आप अल्फ़ाबेट्स का जो 31 लेंथ तक के अल्फ़ाबेट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन करके आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स का नाम बना सकते हो। ठीक है, 31 से जैसे ही आगे चला जाएगा आपका वेरिएबल का नाम जो है वो उतना ही रहेगा, उससे आगे आपका वेरिएबल का नाम जो है वो जाने वाला नहीं है। उसके अंदर आपका डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर वेरिएबल का नाम बनाना है तो बस वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने हैं। आप वहाँ पर डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का सिंबल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अभी मुझे अगर ऐसा लिखना है, नंबर 1 लिखना है, तो उसको शॉर्ट में मैं कैसे लिख सकती हूँ, NO
और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 1। तो NO1 जो है ये मेरा वेरिएबल का नाम हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, साथ में एक डिजिट को भी यूज़ किया है। नंबर 1 जो है वो मेरा NO1 नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया। ठीक है, सो ऐसे मैं यहाँ पर डिजिट्स भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NO और अंडरस्कोर लिख दूंगी और उसके आगे मैं लिख दूंगी 1। ठीक है, सो ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है, ये भी करेक्ट वेरिएबल नेम है। ठीक है, सम कंपाइलर्स अलाउ वेरिएबल नेम्स हुज लेंथ कुड बी अप टू 247। अब अगर हम नए कंपाइलर्स की बात करते हैं तो उन्होंने वेरिएबल की लेंथ जो है उसकी भी रेंज जो है बढ़ा दी है। जहाँ पर पहले 31 लेंथ तक के नाम अलाउड थे, तो अभी उन्होंने क्या किया है, 247 लेंथ तक की वेरिएबल का नाम आपका हो सकता है। स्टिल इट वुड बी सेफर टू स्टिक टू द रूल ऑफ 31 कैरेक्टर। जितना शॉर्ट और जितना मीनिंगफुल आपका वेरिएबल का नाम होता है उतना आपको वो समझने के लिए और लिखने के लिए भी ईजी होता है। तो अननेसेसरी बहुत लंबे चौड़े नाम देना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके टाइपिंग के एफर्ट्स यहाँ पर आप बचा सकते हो। देन दूसरा रूल आपको क्या बताया है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो वो एक तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वेरिएबल का नाम की अगर हम बात करते हैं तो एक तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम शुड बी ओनली अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, वो डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिजिट वहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की कि 1NO, तो ऐसा अगर आप लिखते हो वेरिएबल का नाम तो वो अलाउड नहीं है। वो कब अलाउड हो सकता है, अगर आप ऐसा लिखते हो अंडरस्कोर NO या फिर NO अंडरस्कोर 1, ऐसा कुछ तो भी लिखते हो तो ये अलाउड है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी अंडरस्कोर से हो सकती है या फिर अल्फ़ाबेट से हो सकती है, नंबर से आपकी स्टार्टिंग नहीं होगी वेरिएबल के नाम की। नो कॉमास एंड ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ तो भी चाहिए है कि सपोज करो कि मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि रश्मि की सैलरी कितनी है, ये इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, रश्मि अंडरस्कोर सैलरी के लिए SAL मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। ठीक है, सो ऐसा अगर मैं यूज़ करती हूँ तो रश्मि सैलरी, ऐसा मुझे पता चल जाता है कि ठीक है ये रश्मि की सैलरी के लिए ये वेरिएबल जो है ये यूज़ किया गया है। ठीक है, सो ऐसे कुछ आप यूज़ कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी स्पेस और कॉमा। ठीक है, नो स्पेशल सिम्बॉल्स अदर दैन द अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर के सिवा दूसरा कौन सा भी स्पेशल सिम्बॉल जो है वो आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, SI अंडरस्कोर INT करके आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, M अंडरस्कोर HRA करके यूज़ कर सकते हो, पॉप अंडरस्कोर E अंडरस्कोर 89, ऐसे कुछ भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हो। रिजल्ट नंबर 1 नंबर 2 अंडरस्कोर करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जितना आप मीनिंगफुल वर्ड यूज़ करते हो वेरिएबल नेम के लिए उतना आपको समझने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, और वेरिएबल के जो नाम हैं वो कभी भी आपके कीवर्ड्स नहीं होंगे। कीवर्ड्स हम आगे देखने वाले हैं। तो कीवर्ड्स जो है वो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स है जिनका मीनिंग सिर्फ कंपाइलर के पास होता है, मतलब सिर्फ मशीन के पास होता है, तो उनका स्पेशल मीनिंग वहाँ पर होता है। तो ऐसे जो 32 कीवर्ड्स हैं हमारे सी के अंदर, तो वो कीवर्ड जो है उनको छोड़ के बाकी कोई भी नाम आप वहाँ पर वेरिएबल का नाम करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट्स जब भी मैं सिखा रही थी तो उनके लिए दिया था, तो आप भी इसको कर सकते हो। होमवर्क करके दिया था, एक्स्ट्रा वर्क करके दिया था मैंने उनको ये। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है तो ये आपको बता दूँ, देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन ANSYS एंड कीवर्ड्स आर दी वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। सी कंपाइलर जो होता है उसके पास ये जो 32 वर्ड्स है ना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेबल ही दे दिया है, तो ये जो 32 वर्ड्स है इनका मीनिंग जो है, हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है और वो कंपाइलर के पास लिखा हुआ है। और ये जो वर्ड्स है 32 कीवर्ड्स, इनको छोड़ के कोई भी नाम आप वेरिएबल नेम करके यूज़ कर सकते हो, इनको यूज़ नहीं कर सकते। इनको यूज़ कर लिया तो आपको एरर जो है वहाँ पर आ जाने वाली है। तो आज हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वो देखे। कांस्टेंट 3 टाइप के हैं, उनके टाइप भी देखिए, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है वो देखा, वेरिएबल के टाइप्स कौन से हैं, डेटा टाइप्स कौन से हैं, इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल
देन रियल डेटा टाइप वाले वेरिएबल और कैरेक्टर डेटा टाइप वाले वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम कैसे लिखना है उसके रूल्स भी हम लोगों ने देखे, और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने देखे, और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेबल जो है वो दे दिया है। ये सारे जो है ये कीवर्ड्स है, इनके स्पेशल मीनिंग्स आपके सी कंपाइलर के पास ऑलरेडी डिफाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है कीवर्ड, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो रहेगा आपका एरर का, जो कि कौन कौन सी एरर्स आप जब भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो वहाँ पर कौन कौन सी एरर्स आ सकती है, तो ये एरर का यहाँ पर कंसेप्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।